हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का एलयू अपडेट में वेलकम है और आज हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा हमारा जीएसटी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो आज हम इस सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे और आपके लिए हम जो एग्जाम पेपर लेके आए हैं, अभी देखते हैं। पहले उसको हम डाउनलोड कर लें और हम आपको एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना दे दें कि जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके यूट्यूब पे जाएगी, तो प्लीज़ इसको आप शेयर और सब्सक्राइब करना, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको देखिए कंटेंट तैयार करके लाए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको शेयर ज़रूर करें और कोई कमी लगी है तो उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बता सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा लगे वीडियो तो अच्छा-अच्छा आप कमेंट करिएगा, ठीक है? आशा करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन पेपर कोड नंबर ये है और ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो हम आपको इससे पहले भी क्वेश्चंस करा चुके हैं, जो कि हमारे एलयू अपडेट में रिकॉर्डेड हैं, राइट? बट ये लेक्चर आपका यूट्यूब पे जाएगा। तो वैसे तो क्वेश्चन पेपर पुराना है, ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये पुराना क्वेश्चन पेपर है और तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन वही आते हैं, बेशक नैप आ गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप एग्जाम करेंगे, बाकी क्वेश्चन यहीं से आते हैं उठ के, ठीक है ना? कोई भी एग्जामिनर है, इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछता है, ठीक है ना? इन्हीं क्वेश्चंस को ही वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके या कुछ नया संशोधन करके क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से नया क्वेश्चन एकदम से मिल जाए। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जो पेपर हम आपको करा रहे हैं, ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना? और हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से विज़िबल होगा ये, है ना? और देख लीजिएगा पेपर, पहले मैं पूरा पेपर के क्वेश्चंस पढ़ा दूँ और देखिए सारे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएँगे, टाइम लगता है, ठीक है ना? लगभग हम वीडियो 50 यानी कि 45-50 मिनट्स की बनाएँगे ओनली, है ना? इससे बड़ा वीडियो बना देंगे, अगर आप करेंगे, आप हमको मोटिवेट करेंगे तो इससे बड़ा वीडियो भी हम बनाने के लिए तैयार हैं, है ना? पूरा का पूरा पेपर हम सॉल्व करा देंगे एक ही वीडियो में। लेकिन देखिए उसके लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हम वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर, वो वीडियो देख तो जाते हैं लेकिन उसको कम से कम आप एक लाइक कर दें तो थोड़ा-सा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इसको करना ना आप भूलें। कम से कम थोड़ा-सा एथिक्स का प्रयोग करते हुए इतना एफर्ट लगाया जाता है, ठीक है ना? तो आप प्लीज़ कम से कम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राइट? और अगर आपको अपनी तैयारी को और भी बेटर बनाना है, तो आप हमारा एलयू अपडेट डाउनलोड करके सारी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले मैं क्वेश्चन कराऊँगा न्यूमेरिकल, आपको एक ही न्यूमेरिकल है पूरे पेपर में, ठीक है ना? वैसे हमारा जो थोड़ा ये रहता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। लेकिन देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन का ये नहीं कि पेपर में सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएँगे, नहीं। 1 या 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है जीएसटी में, बाकी थ्योरी आएगी। और आपको पता है ये एक्ट है और एक्ट की जो थ्योरी होती है, थोड़ी-सी आपको थ्योरी में आप कुछ मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको जीएसटी की थ्योरी को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करके उसकी जो स्टेटमेंट है उनको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? और एग्ज़ाम्पल का प्रयोग करते हुए आपको एग्ज़ामिनर को समझाना भी पड़ेगा। हम भी कुछ ऐसा ही करके लाए हैं, कन्क्लूज़न करके लाए हैं कि पूरे जैसे कोई क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो आपको लेके आए हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा बने रहिए ना वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है ना? तभी आपको चीज़ें समझ आएँगी। आई होप मैंने जो बोला वो आप करेंगे और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन्स को। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड स्टेट द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि एक इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स है। तो
हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट आप बताइएगा, ठीक है ना। और हम उसके बाद में पूछा है कि इसकी मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है, ठीक है ना। इसके गुण और दोष का वर्णन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आया है, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर की बात करिए जीएसटी के तहत कि कोई व्यक्ति कितना मतलब कितना सेल्स करेगा, है ना, ठीक है ना। एक पर्सन कौन होगा, सप्लाई एंड जीएसटी एन क्या होता है, तो इसके बारे में पूरी अच्छे से हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, वो 40 लाख 20 लाख की कंडीशन आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया करके। आप कहेंगे तो हम लिख के ही बताएंगे, ठीक है ना। और अगर आप कहेंगे कि पीडीएफ में बताइए तो पीडीएफ में बताएंगे। आज हम आपको थोड़ा सा लिख के बताएंगे, और अगर आप कहेंगे कि हमको तो पीडीएफ में चाहिए कंटेंट, तो हम वो भी प्रोवाइड आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी के कलेक्शन की और लेवी की प्रोविजंस आपको डिस्कस करनी है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, सॉरी एक का वो तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आपको तो अब एक्सपीरियंस हो गया, आप 5th सेमेस्टर का है ये, राइट। ये क्लास कौन सी थी, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता दूं कि ये क्लास जो थी, अगर हम क्लास की बात करें तो ये क्लास है, क्लास ये बीकॉम 5th सेमेस्टर का है, राइट। 5th सेमेस्टर का पेपर है। और बीबीए वाले स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखें, अगर उनके में जीएसटी है तो वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। अगर बीबीए का स्टूडेंट इस वीडियो को कोई देखे और उनके उसमें मतलब उनके सेमेस्टर में अगर जीएसटी है तो आप इसको देखें, कोई दिक्कत नहीं है। बीबीए और बीकॉम में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, सब्जेक्ट भी थोड़ा यूनिट ऊपर नीचे होती है, बाकी यही है सब कुछ, ठीक है ना। क्योंकि हम भी टीचिंग करते हैं, तो बीबीए और बीकॉम में टीचिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आप फाइनेंस मैनेजमेंट की बात कर लें या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, वो सब सेम ही होता है। यूनिट में थोड़ा बहुत चेंज होता है, बहुत माइनर सा चेंज होता है। तो बीकॉम और बीबीए वाले स्टूडेंट भी अगर उनका सब्जेक्ट जीएसटी है तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए ये देखो, इसमें देखो थोड़ा सा और बता दूं, इसमें क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं कोई से भी, है ना। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सबके मार्क्स बराबर हैं, और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, आंसर देने हैं, ठीक है। वैसे आपको एक्सपीरियंस है, पहले आप पढ़ के आ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा सेमेस्टर, तो इस चीज को बताने की ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको शायद नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बाकी ये देखिए, ये थोड़ा सा पेपर इस तरह से ले आए, ठीक है ना। पहले बता देते हैं हम आपको कहाँ तक हमको क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है ना। ये हिंदी में दिया हुआ है, माल एवं सेवा पर कर की वसूली एवं संग्रहण संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पहले हम यही क्वेश्चन कराएंगे। अवध गारमेंट्स लिमिटेड है और लखनऊ में है, और उसने जो है इनवॉइस इश्यू किया है रिगार्डिंग द फॉलोइंग सप्लाई। देखो उसने लखनऊ में ही बेचा, भासन ब्रदर्स को लखनऊ में बेचा, एबीसी स्टोर को जयपुर में जाके इतने का माल बेचा, कैलाश एंड सन्स आगरा को बेचा, और अजंता गारमेंट्स मुंबई को बेचा। मुंबई में है ये, तो आप पता है ये मुंबई एरिया आगरा का मीनिंग है, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर रोल है ये जो दिए हुए हैं। पहले तो ये देखो कौन बेचता है, अरे बेचता है भाई लखनऊ में रहने वाला पर्सन, ठीक है ना। अगर वो लखनऊ में रहने वाला पर्सन है, यानी कि सेल करता है लखनऊ से, तो अगर वो यूपी के अंदर कहीं भी बेचता है, जैसे कि आगरा में बेच रहा है ना, और वो लखनऊ में ही बेच रहा है, तो यहाँ पर तो लगेंगी सीजीएसटी इस माल पर, ठीक है ना, और एसजीएसटी 9% से। बाकी जयपुर में बेचता, जयपुर यूपी में नहीं है, जयपुर है राजस्थान में, तो यहाँ पर लगेगा आईजीएसटी, ठीक है ना, आईजीएसटी लगेगा।
और मुंबई, मुंबई तो वहां पे है महाराष्ट्र में, ठीक है ना, तो ये इस पर आईजीएसटी लगेगा। क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। और देखो सुनो, इतना सिंपल है और 8 नंबर आपके पक्के थे, 8 मार्क्स आपके पक्के हैं यहाँ पर, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में यही तो होता है, अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर आपको, अगर मान लो आपने क्वेश्चंस कर दिया और थोड़ा बहुत मान लो मिस्टेक भी हो गए तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे फिर भी। और पूरा क्वेश्चन आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए किया तो आपको फुल ही मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई भी कटिंग नहीं होगी। अब मान लो जैसे कि अब ये थ्योरी का क्वेश्चन है इधर, हु आर लायबल टू गेट देम सेल्वेज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट एक्सप्लेन। तो अब ये थ्योरी का है, तो इसको आप कितने ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसलिए मैं जोर देता हूं कि मान लो सब्जेक्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आता है इसमें जीएसटी वाले में, बाकी आपके और सब्जेक्ट होंगे अगर वो न्यूमेरिकल है ना, तो उनमें खूब अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूं कि जीएसटी में न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। एक क्वेश्चन तो 100% आने वाला है साहब, एक क्वेश्चन तो 100% न्यूमेरिकल आने वाला है, बाकी आपको थ्योरी आएगी। मैं आपको फिर बता दूं, इस बात से आप निश्चिंत रहें, थ्योरी आनी है। क्योंकि थ्योरी इसलिए आनी है क्योंकि ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें हम बना नहीं सकते हैं, है ना। और हर यूनिट्स का क्वेश्चन एग्जामिनर को रखना होता है, ठीक है ना। एक यूनिट से ही क्वेश्चन थोड़ी ना रखा जाएगा, 4 यूनिट होती है तो 4 यूनिट से क्वेश्चन रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन आप अगर इस ऐसे क्वेश्चंस को हमारे साथ में जुड़ करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, आप अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, कम से कम 2 क्वेश्चन होने चाहिए थे मेरे अकॉर्डिंग भी, ठीक है ना। लेकिन थ्योरी में क्वेश्चंस आप करिएगा, थ्योरी को अच्छे से करिएगा, लेकिन फुल मार्क्स की मैं नहीं कह सकता कि फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, है ना। जैसे मान लो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आपको 8 मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम ही मिलेंगे। थ्योरी पर मार्क्स पूरे फुल नहीं मिलते हैं, ये आपको भी शायद पता होगा, ठीक है ना। लेकिन न्यूमेरिकल पर आपको इतना ही, अगर आपका क्वेश्चन ठीक है पूरी तरह से तो आपका एक भी नंबर नहीं कट होगा, ठीक है ना। तो हम इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये कंपोजिशन स्कीम है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे ही बता देंगे, है ना। और दूसरा है डबल टैक्सेशन, है ना, इसका क्या अभिप्राय है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, मतलब थोड़ा कम बताएंगे इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में। बाकी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इसके लिए मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, क्योंकि टाइम भी तो लगेगा ना क्वेश्चन सॉल्व कराने में। और यहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन को छोड़ करके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। फिर भी और भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, और भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखिए यहाँ से न्यूमेरिकली बना देता है, थ्योरी बनाइए इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। मेंशन द कंडीशंस स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ जीएसटी एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच इनपुट टैक्स क्रेडिट मे बी अवेल बाय द सप्लायर। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कब, है ना, ले सकते हैं। इनपुट देखो, आपने पर कंपोजिशन स्कीम अपना ली तो आपको इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। और इनपुट टैक्स क्रेडिट पता है कैसे कैसे मिलता है, मैं थोड़ा सा तो बताता चलूं आपको। ये क्वेश्चन कराने वाले नहीं है हम आज की वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है पिछले क्वेश्चन ही बहुत टाइम ले जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, जैसे कि जैसे आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो क्रेडिट है ना, अगर आपके पास में आईटीसी है तो आईजीएसटी किसी का भी वो आईटीसी है, अगर आईजीएसटी का आपको पे करना है तो उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में सीजीएसटी का आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो आप उसको सीजीएसटी से ही पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपके पास में सीजीएसटी है तो आप उसको सीजीएसटी से ही पूरा कर सकते हैं, और आईजीएसटी का आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास में आईजीएसटी का आईटीसी है तो आप उससे सीजीएसटी भी पूरा कर ले सकते हैं, सीजीएसटी के का भी बेनिफिट ले सकते हैं, और आपका एसजीएसटी का भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे मान लीजिएगा
कोई व्यक्ति है, उसने पीछे 10,000 का टैक्स पे किया, ठीक है ना, टैक्स पे किया। अब फिर उसने क्या करा, उसने वो माल जिस पर उस पर 10,000 रुपए का टैक्स लग चुका है, उसने जो है देखो, कोई पर्सन है ए। अब उस पर्सन ने जो ना किसी से माल खरीदा बेचने के लिए, तो उस पर वो लगा, जीएसटी लगा, ठीक है ना। तो जीएसटी कोई सा भी लगता है, वो कंडीशन तो आप समझते ही, एसजीएसटी भी लग सकता है, सीजीएसटी, दोनों ये सीजीएसटी लगेगा ही लगेगा, आईजीएसटी भी लग सकता है, सीजीएसटी भी लग सकता है, यूटीजीएसटी भी लग सकता है। तो जब उस पर जीएसटी लगा, ठीक है ना, 10,000 का जीएसटी लगा। अब ये उस माल को जिस पर 10,000 का टैक्स लगा, उसको जब वैल्यू एडिशन करके आगे बेचेगा, तो क्या होगा, आ, होगा ये कि जब वो आगे उसको बेचेगा, ठीक है ना, जब उसको आगे बेचेगा तो उससे वसूल कर लेगा, और वो बंदा क्या करेगा, फिर उसको आगे बेचेगा। इस तरह से प्रोसेस चलता है। तो क्या होगा कि इसने तो ये पे कर दिया, ठीक है ना, इसने पे कर दिया। अब इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि उसको ये ए पर्सन ने जितना वैल्यू एडिशन किया था ना माल में, उस पर जो टैक्स किया वो ही उसके पास से जाएगा, ठीक है ना। बाकी का 10,000 का वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। हाँ जी, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई, है ना। तो ये टैक्स इनवॉइस क्या होता है, कर बीजक क्या होता है, और आपूर्ति बिल, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं, इसको आपको थोड़ा सा समझना है। ई वे बिल क्या होता है, जब माल ट्रक वगैरह में भर के जाता है, ठीक है ना, तो ये बिल ई वे बिल बनवाना पड़ता है ना। रिजर्व चार्ज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी, रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया को आप अच्छे से समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ असेसमेंट एज स्पेसिफाइड अंडर जीएसटी एक्ट 2017, ठीक है ना। तो विभिन्न विधियों की विवेचना करनी है आपको, है ना, जीएसटी एक्ट में कौन कौन सी विधियां हैं उनकी, ठीक है। और ये है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ appropriate authority regarding the inspections, search and seizures under GST Act 2017, ठीक है। इन शक्ति उचित प्राधिकार की शक्तियों की विवेचना आपको करनी है। रोल एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कंसिलेशन एट सोर्स अंडर जीएसटी एक्ट। तो ये पूरा 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। आज हम डिस्कशन करते हैं पहले अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैंने फिर आपको बताया पेपर लेंथी होता है, 2 घंटे का पेपर है। देखते हैं कितने घंटे का पेपर है ये पेपर है आपका, पेपर है ये आपका 3 घंटे का पेपर है। तो हम 1 घंटे में इसको, कोई भी ऐसे नहीं है संभव कि आपको हम एक घंटे में इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, ऐसा संभव भी नहीं है और ठीक भी नहीं है ना। पेपर है तो पेपर के लिए जो टाइम पीरियड रखा गया है, टाइमिंग रखी गई है, या पूरा ड्यूरेशन जो रखा गया है, वो कुछ ना कुछ सोच के ही रखा गया होगा। तो आज ये हम पहले करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 3 पार्टों में बांट लें। क्यों बांट लें 3 पार्टों में? 3 पार्टों में जी इसलिए बांट लें कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, उस पे सीजीएसटी भी लगेगा। हाँ जी, सीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपको और क्या पे करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स
लाइबिलिटीज ऑफ एक पर्सन है, नाम भूल गया इसका भी है, ठीक है, उसकी टैक्स लाइबिलिटी, किसकी टैक्स लाइबिलिटी, चलो कलर चेंज करके आपको अच्छे से चीजें समझ में आए उस तरह से बनाते हैं। पार्टिकुलर्स, राइट, CGST, SGST, IGST, क्यों? क्योंकि लखनऊ में है ना, लखनऊ में है ना उसका बिजनेस, लखनऊ का बंदा है वो, और वो जयपुर में भी बेच रहा है और वो मुंबई में भी बेच रहा है अपना माल, तो IGST तो लगेगा ही, इंटर स्टेज सप्लाई हो गई, ठीक है ना। तो ये है कौन, देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा देख लें क्वेश्चन को। हाँ जी, देख लो कि ये पर्सन है कौन जो सप्लाई कर रहा है, नाम उसका, क्योंकि उस पे ही तो टैक्स लगेगा, ठीक है। ये देखो, वो ये है अवध गारमेंट्स लिमिटेड, अवध गारमेंट्स लिमिटेड, अवध गारमेंट्स LTD, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले उसमें उसने बोला है फर्स्ट कि भासिन ब्रदर्स, भासिन ब्रदर्स कोई मतलब उसका नाम है लखनऊ, उसको भासन ब्रदर्स लखनऊ उसको बेचा है, ठीक है। बेचते नहीं है, बेचते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आपकी दुकान शॉप उसमें है, स्टोर आपका लखनऊ में है, तो आप क्या लखनऊ में सामान नहीं बेचोगे? बेचोगे, हाँ जी, बेचेंगे जी हम तो, ठीक है। कितने का बेचा है? बेचा है जी उन्होंने 2 लाख का। अब मुझे बताओ इस अमाउंट पर क्या क्या लगेगा, इस अमाउंट पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, इस पर CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा, हाँ जी बिल्कुल, CGST तो लगेगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST क्यों नहीं लगेगा जी, हमको ये बता दो। IGST जब लगता है जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में विद इन स्टेट हो रहा है ना, ये तो विद इन स्टेट हो रहा है, ये जो इश्यू हुआ है इनवॉइस, ये यूपी के अंदर अंदर हो रहा है। तो इस पे देखो, मैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा दूं आपको, मैंने शायद क्वेश्चन तो दिखा दिया था, पढ़ाया नहीं था पूरा, वैसे पढ़ा दिया था। देखो, ब्रोदर्स को बेचा है, ब्रोदर्स लखनऊ को 2 लाख का, ABC स्टोर जयपुर को, ठीक है ना, कैलाश एंड सन्स आगरा को, और अजंता गारमेंट्स मुंबई को। फिर कहा गया है द एप्लीकेबल GST रेट आर CGST @ 9%, SGST @ 9%, and IGST @ 18%. Compute the tax liability of अवध गारमेंट्स लिमिटेड, ठीक है। तो आई होप आप तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन भी हमने पढ़ दिया, ठीक है। तो 9% लगेगा, तो 9%, ठीक है, कितना हो जाएगा? 18,000, 18, इतना समझ में आया? हाँ जी, इतना हमको समझ में आया। सेकंड, सेकंड देखें,
सेकंड सेकंड है एबीसी स्टोर जयपुर। अब आपको पता होना चाहिए जयपुर कहाँ है। ए बी सी स्टोर जयपुर, ठीक है। आपको जयपुर का तो पता है ना, जयपुर कहाँ राजस्थान में है। तो इंटर जो एक राज्य से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा जा रहा है 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख। अब ये इस पे लगेगा 18%, लिखा हुआ ना IGST 18%। तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ नहीं इसमें नहीं लगेगा, ये हो जाएगा इतने, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट में है कैलाश एंड सन्स आगरा एंड सन्स, आगरा में है। आगरा में है और कितने का माल बेचा है इन्होंने, इनको कितने का बेचा है, 4 लाख का। अब आगरा भी लिखना पड़ेगा ना आपको, आगरा, आगरा यूपी में है, हाँ जी आगरा यूपी में है, ठीक है ना। 4 लाख का माल बेचा है, तो इस पे क्या लगेगा, IGST लगेगा। नहीं जी, आगरा तो यूपी में है, तो इस पे 9% लगेगा, ठीक है। कितना, 36,000 और 36,000, इसको डैश कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मतलब कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं है कि जो अभी तक मैंने बताई है लिखी है यहाँ पर और आपको समझ में नहीं आई हो। और ऐसा ही क्वेश्चन मिलने वाला है आपको एग्जाम में भी, ये भी ध्यान रखना। या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से वो क्वेश्चन बना ले या फिर ऐसा क्वेश्चन बना दे, इससे अलावा एग्जामिनर और कोई क्वेश्चन नहीं बनाने वाला है। अजंता गारमेंट्स, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है अजंता गारमेंट, कहाँ, मुंबई, ये मुंबई में है। अब आप बस मुंबई के नाम से समझ जाओ, मुंबई के नाम से समझ जाओ कि क्या यूपी में मुंबई, नहीं यूपी में मुंबई नहीं है। तो ये 6 लाख का माल इन्होंने इनवॉइस दिया था, 18% लगेगा। क्या लगेगा, इस पर लगेगा IGST। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी अगर हम यहाँ पर इसका टोटल कर दें तो वो निकल के आ जाएगी, टोटल टैक्स लायबिलिटीज, इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 54,000, ये भी बनेगा 54,000 और ये बनेगा आपका 1,62,000। अब इन सब अमाउंटों को आप जोड़ दीजिएगा तो 0,0,0,8, 10 और 162,000, 0,0,0,072, ये बना जी आंसर। टोटल इतना पे करना पड़े, ठीक है ना, इतना क्लियर है। टोटल टैक्स लायबिलिटी इतनी उन पे बनेगी। अब उन्होंने, आप कहेंगे कि इन पर इतना टैक्स लगा, हाँ जी, अब इन्होंने पहले भी तो टैक्स लगा होगा तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इनको मिल जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, हाँ जी। अब अगला क्वेश्चन बताइए, अगला हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट टाइम देखो यूं ही हो जाता है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, डिफाइन द, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। अगला क्वेश्चन जो हम बताएंगे वो दिखाई देता हूँ। पहला ही क्वेश्चन देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड स्टेट द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस क्वेश्चन को देखें, कोशिश करेंगे आपको अच्छे से इसको बताने की, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जीएसटी भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स ही है, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। पहले जो है मल्टी टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, ऐसे टैक्स लगा करते थे, ठीक है ना। फिर मल्टी टैक्स सिस्टम था, उसमें क्या था, उसका पहला पार्ट बना था सिंगल टैक्स सिस्टम। उसके बाद में दो पार्ट में बांट रहा हूं मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को। एक तो था हमारा अब जीएसटी, ये तो अब है प्रेजेंट में जो चल रहा है। उससे पहले क्या होता था, मल्टी टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम। अब मल्टी टैक्स सिस्टम को हमने बांट रखा था सिंगल टैक्स सिस्टम में। फिर सिंगल टैक्स सिस्टम में कुछ कमियां थी, तो मोड वेट आया, मोड वेट, मोडिफाई वैल्यू एडिड टैक्स। फिर आपको पता है कि मोड वेट में भी कमियां थी, क्योंकि क्योंकि मोड, अब देखिए पूरा मैं पूरा मैकेनिज्म आपको समझाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो समझेंगे। मैं वैसे इतना बता देता हूं आपको। मोड वेट के बाद में आया सैन वेट, सैन वेट के बाद में आपका आया, सैन वेट के बाद में आया था आपका वेट, और वेट के बाद में आया है हमारा जीएसटी। ये था सिंगल टैक्स सिस्टम, ठीक है, सिंगल टैक्स सिस्टम। सिंगल टैक्स सिस्टम, तो इसके बारे में मैं लिख के बताऊंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखिए ध्यान नहीं रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन को केवल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टाइप, एक तरह का टाइप है किसका, इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टाइप ऑफ टैक्स दैट इज कलेक्ट बाय एन इंटरमीडिएटरी, बिचौलिए द्वारा, सच एज ए सेलर और सर्विस प्रोवाइडर, फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द पर्सन हु, ऐसा व्यक्ति, बियर द बर्डन ऑफ टैक्स, जो बियर करेगा, सहन करेगा, बर्डन पड़ेगा उस पर, उसको कहेंगे कंज्यूमर, इज नॉट द सेम एज द पर्सन हु डिपोजिट द टैक्स टू द गवर्नमेंट। यानी कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर टैक्स का बर्डन पड़ेगा, जो उसको बियर करेगा, वो व्यक्ति होगा कंज्यूमर, ठीक है ना। और जो व्यक्ति उस टैक्स को डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट के लिए, वो होगा या तो सेलर या सर्विस प्रोवाइडर। बात समझ में आई या नहीं? हाँ जी, ये तो बात हमको समझ में आ गई। एग्जाम्पल से देखेंगे जीएसटी। देखिए मैं आपको बता दूं, जीएसटी से पहले ना, ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया, बहुत बहुत बड़ी कहानी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप। इंडिया के अंदर 17 टाइप्स के टैक्स लगते थे, 17 तरह के टैक्स, 17 टाइप्स के टैक्स, जिसमें से जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट तो 8 टाइप के टैक्स वसूल करती थी, कलेक्ट करती थी, और 9 टाइप के स्टेट गवर्नमेंट। बट आपको पता है ना, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ज्यादा पैसे वाले ना हो जाएं, ज्यादा मतलब वो अपनी वो ना करें, तो मेन टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट किया करती थी, है ना। और ये तो नाम मात्र के टैक्स थे, वैसे स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़े से राइट दिए हुए थे, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा जो टैक्स बड़ी बड़ी, जो जिनसे बड़ी बड़ी अमाउंट कलेक्ट होती है, वो सेंटर, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे एक्साइज ड्यूटी टैक्स, है ना, एक्साइज टैक्स, सॉरी एक्साइज टैक्स है, एक्साइज टैक्स, है ना। और दूसरा है
कस्टम कस्टम ड्यूटी टैक्स, है ना। कस्टम ड्यूटी भी एक तरह का टैक्स है, ठीक है ना। जब हम फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तब वो लगती है। तो अब इनके लिए एक्ट अलग अलग थे पहले, है ना। एक्साइज ड्यूटी के लिए 1944 था, है ना। और उसके लिए मतलब एक्ट की चलो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। और जो आपका कस्टम ड्यूटी एक्ट था वो 1962 था, ठीक है। और इनके लिए रेट के लिए आपका जो था वो था 1975, किस रेट से टैक्स लगेगा कस्टम ड्यूटी पर, है ना। 1975 था। और उसके लिए एक्साइज ड्यूटी के लिए 1985 था। तो इस तरह से एक्ट भी थे उनके लिए अलग अलग सेपरेट, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है एक्साइज ड्यूटी और ये जो है आपके कस्टम ड्यूटी ये अब खत्म हो गए, नहीं। अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं इंडिया के अंदर जिन पर ये लगते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, मल्टी टैक्सेशन सिस्टम था पहले, अब जीएसटी है ना। जीएसटी भी डबल टैक्सेशन है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप इतना समझे कि इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जो डायरेक्टली यानी कि जिस व्यक्ति से वसूल किया जाता है वो उसको ट्रांसफर कर देता है, शिफ्ट कर देता है दूसरे व्यक्ति पर, है ना। ठीक है ना। यानी कि जहां पर इंसिडेंट ऑफ टैक्स, है ना, और पेमेंट टैक्स अलग अलग होते हैं, यानी कि जिसके ऊपर वो टैक्स लगता है ना। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स एक इस तरह का इंजेक्शन है कि जिसको वो लगता है ना उसको दर्द नहीं करता, है ना। मान लो आप भी और हम भी टैक्स चुकाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर अगर आपने पार्ले जी खा ली ना सुबह उठ के, तो उसके प्राइस पे लिखा होता है 5 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। इसका मतलब है कि उस पर टैक्स भी आपने पे कर दिया। बात समझ में आ रही है ना। तो ये इस तरह का टैक्स है कि जिसको ये इस तरह का इंजेक्शन मैं कहता हूं कि जिसको ये लगता है उसको दर्द नहीं करता है, ठीक है ना। आप कभी करते हैं कि हम पे टैक्स लग गया, नहीं, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि ये जिसको मतलब पे इसको कोई और करता है, लेकिन उसका उसका बर्डन किसी और पर व्यक्ति पर पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि ये एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, जिस व्यक्ति पर वो लगेगा उसी को वही व्यक्ति उसको पे करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है ना वो उसको आगे शिफ्ट कर देता है, दूसरे से वसूल कर लेता है, और वही फाइनली कंज्यूमर पे लगता है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं उस पे लगता है ना। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं जीएसटी भी ऐसा ही है, इनडायरेक्ट टैक्स ही है जीएसटी भी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। यदि आप जो है किसी शॉपकीपर से कोई मतलब प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो जीएसटी लगाता है, ठीक है ना। और अगर आप कस्टमर हैं, है ना, यू पे द टैक्स, तो तुम आप पे करोगे, हैं, बट द शॉपकीपर कलेक्ट इट एंड डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट। और वो जो है शॉपकीपर जो है उसको गवर्नमेंट के खाते में आपसे वसूल करके वो अपनी जेब में नहीं रखेगा, वो गवर्नमेंट को क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा उसको। अब इसकी मेरिट क्या है ना, मेरिट क्या है, कन्वीनियंट टू पे, इसको पे करना बहुत आसान है ना। कलेक्टेड इन स्मॉल अमाउंट, आप कह सकते हैं कन्वीनियंट है ये, बहुत पे करना बहुत इसका बहुत आसान होता है इसको। कलेक्टेड इन स्मॉल अमाउंट, ये बहुत छोटी छोटी अमाउंट में इसको कलेक्ट किया जाता है, अलोंग विद द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो द कस्टमर हार्डली फील द बर्डन। आप कभी बर्डन महसूस करते हैं कि हम पे टैक्स लग गया, लेकिन लग तो गया ना, क्योंकि बहुत छोटी सी अमाउंट में होता है। तो और कोई व्यक्ति उसके ऊपर ज्यादा वो भी नहीं करता है ना। जैसे पार्ले जी मैं समझता हूँ तो 2-4 पैसे उस पर पाउच पर कितना जीएसटी लगता होगा, 5 रुपए की तो उसको कुल्ली वो है वैल्यू, ठीक है ना, उसी में वो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये जो है कन्वीनियंट है, बहुत आसान है इसको पे करना, है ना, क्योंकि बहुत छोटी अमाउंट में होता है। दूसरा वाइड कवरेज, इसका कवरेज वाइड है, यानी कि सब पे ही लगता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पे ही ना लगता हो, है ना। बताइए कोई भी गरीब से गरीब पर्सन भी है, वो भी भाई खाने पीने की चीजें खरीदता है, तो अगर आप पाउच में खरीद रहे हैं, अगर आप जो है वैसे जो रोजमर्रा की चीजें हैं, फल सब्जी वगैरह हैं, है ना, अगर वो पाउच में बंद नहीं है ना तो उन पर जीएसटी नहीं है, वो फ्री है। लेकिन अगर आप मान लो कुरकुरे खा रहे हैं, आप पार्ले जी खा रहे हैं, आप ब्रेड खा रहे हैं, राइट, जो पाउच में बंद होते हैं, तो उन पर जीएसटी लगता है। वाइड कवरेज पेड बाय ऑल कस्टमर्स, कोई भी कस्टमर है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है ना,
व्हेन दे बाय गुड्स एंड सर्विस, जब भी वो गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे, हेंस इट कवर ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो वो जब भी वो कोई भी सर्विसेज या गुड्स खरीदेंगे, बाय करेंगे, तब उन पर ये लगेगा। और इस तरह से ये बहुत बड़े एरिया को, पॉपुलेशन की बहुत बड़ी एरिया को लगभग लगभग सभी को कवर कर लेता है। ठीक है ना। इलास्टिक रेवेन्यू, इलास्टिक रेवेन्यू है ना, एज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इंक्रीज, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू आल्सो इंक्रीज ऑटोमेटिकली। इलास्टिक है, लचीला है, रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा है। जनसंख्या बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन सॉरी जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो देखते हैं कि भाई हमारे मतलब मैं पहले आपको सिंपल से वर्ड में बता दूं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, प्रोडक्शन करने वाला बिल्कुल बढ़ाएगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये मेरिट हो गई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। चेक्स हार्मफुल कंजप्शन। ठीक है ना। हाई टैक्सेस ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जो जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब, इन पर हाई रेट से टैक्स लगता है। और हेल्प डिस्करेज देयर यूज, और उनका जो यूज हो रहा है उसको जो डिस्करेज करता है। ठीक है ना। यानी कि जब हम किसी भी चीज पर, जो खतरनाक चीजें हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो उनकी कीमत बढ़ जाएंगी, तो छोटे बच्चे या जो अनसमझ लोग हैं उनका सेवन करना कम कर देंगे, यानी कि वो डिस्करेज होंगे उनके यूज को लेकर। डिफिकल्ट टू अवॉइड। ठीक है ना। सिंस टैक्स इज इंक्लूड इन द प्राइस, टैक्स जो होता है वो प्राइस में इंक्लूड होता है, इट इज हार्डर टू अवॉइड पे। और देखो डिफिकल्ट टू अवॉइड का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति है ना, पे करने से मतलब बचने की कोशिश नहीं करता है, वो अवॉइड नहीं कर सकता पे करना। ठीक है ना, क्योंकि वो तो प्राइस में ही इंक्लूड होता है ना। एनकरेज सेविंग बाय टैक्सिंग कंजप्शन, इट इनडायरेक्टली मोटिवेट पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट। तो बाय टैक्सिंग कंजप्शन, इट इज इनडायरेक्टली मोटिवेट पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट। तो ये जो टैक्स सिस्टम है ना, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये लोगों को जो है इनडायरेक्टली तौर से मोटिवेट करता है कि वो सेव करें और इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है ना। अब इसकी डीमेरिट मेरिट्स क्या है। रिग्रेसिव नेचर, इसकी जो नेचर है रिग्रेसिव है ना, इसकी नेचर कैसी है, रिग्रेसिव, रिग्रेसिव है। यानी कि प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि भाई जो व्यक्ति जितना कमाता है उससे उतना टैक्स लिया जाए, है ना। जो हमारे यहाँ का इंडिया का जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है ना। अगर आप 10 लाख कमाते हैं तो आपको ज्यादा स्लेब रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप कम कमाते हैं तो कम देना पड़ेगा, और आप बिल्कुल भी नहीं कमाते हैं तो आपको आपसे टैक्स लिया ही नहीं जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन ये जो टैक्स है ना, ये जो है एग्रेसिव टैक्स है। एग्रेसिव कैसे टैक्स है। मान लीजिए आपने, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है और उसने उसकी इनकम एनुअली 10 लाख है। मान लो एक व्यक्ति है, उसकी इनकम जो है 10 लाख है, और उसने जो है एक व्यक्ति है जिसकी इनकम पूरे साल की 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख इनकम है। अब ये दोनों पर्सन जो हैं क्या करते हैं, ये दोनों पर्सन एक एक ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मान लो उन्होंने जो प्रोडक्ट खरीदा, वो खरीदा, मान लीजिएगा उन्होंने जो है क्या खरीदा, मान लीजिएगा उन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा, उन्होंने जो है उन्होंने जो है मान लीजिएगा, सपोज दैट उन्होंने एक साइकिल खरीद ली, चलो कोई बात नहीं है, साइकिल खरीद ली, 5,000 की साइकिल थी। ठीक है ना, और इसने भी 5,000 की साइकिल खरीदी। अब आप देखिए, अगर हम इनकम के हिसाब से देखें तो उसने अपनी इनकम का कितना पार्ट इस पे खर्चा किया,
ठीक है ना, परसेंटेज निकालते हैं, हाँ जी, इन दो 5 जीरो काट लो, यानी कि उन्होंने अपनी इनकम का 0.5% खर्च किया, और इन्होंने कितना खर्च कर दिया, इन्होंने खर्च कर दिया जी 3 2 5, यानी कि उन्होंने 5% खर्च कर दिया, समझ रहे हैं ना। तो इनकी रियल इनकम बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, हाँ जी। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि ये तो जो 1 ही लाख कमाता है पूरी साल में, तो ये तो गरीब है ना थोड़ा सा कंपेरेटिवली, और ये पैसे वाला है, और दोनों पे टैक्स लग रहा है सेम। तो अगर आप देखें तो ये रिग्रेसिव नेचर का टैक्स, प्रोग्रेसिव का नहीं है। आप गरीब से भी उतना ही वसूल कर रहे हैं, अमीर से भी वसूल कर रहे हैं इतना ही, तो उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि गरीब जो पर्सन है जिसके पास में पैसा कम है, पुअर पर्सन जो है, उसकी रियल इनकम इतने से कम हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इंक्रीज प्राइस, अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो प्राइजेस बढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विस के प्राइजेस बढ़ते हैं। सिंस टैक्स इज एड टू द प्राइस, जब इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो उससे वस्तुओं के प्राइस बढ़ जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बिकम कॉस्टलर, महंगी हो जाती है, और लीडिंग टू इन्फ्लेशन, और उससे क्या होती है, लीड मिलती है किसको, इन्फ्लेशन को, जो कि इन्फ्लेशन एक अच्छी, किसी भी देश में एक इन्फ्लेशन का, ज्यादा इन्फ्लेशन का होना एक अच्छी बात नहीं होता है, तो इसकी डिमेरिट है। अनइक्वल बर्डन है ना, इसका अनइक्वल बर्डन है, जो मैंने अभी यहाँ भी आपको समझाया है ना, इसका अनइक्वल बर्डन है, यानी कि जो जो पुअर पर्सन है ना, उस पर भी उतना ही पड़ता है, और जिनकी इनकम ज्यादा है उस पर भी इतना ही बर्डन पड़ता है। पुअर पीपल्स स्पेंड ए लार्ज शेयर ऑफ इनकम ऑन कंजप्शन, सो दे आर रिलेटिवली मोर अफेक्टेड। अगर पुअर पर्सन कोई चीज कंजप्शन करता है, किसी भी वस्तु गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस पर क्या पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है ना, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है कास्केडिंग इफेक्ट। अगर जीएसटी नहीं था ना, तो जीएसटी से पहले कास्केडिंग इफेक्ट होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे थे, ठीक है ना। ईयरली मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने अभी आपको बताया 17 टाइप्स के टैक्स लगा करते थे। टैक्स लीड टू डबल टैक्सेशन थ्रू जीएसटी हैज रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, बट इस प्रॉब्लम को अब जीएसटी ने कहीं ना कहीं इसको थोड़ा कहीं रिड्यूस ही कर दिया, खत्म ही कर दिया है, ठीक है ना। डिस्करेज कंजप्शन, ये जो है ना उपभोग को डिस्करेज करता है, क्यों, इसलिए करता है कि हाई रेट टैक्स लगेंगे, वस्तु गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाएंगे, और लोग जो है उनकी डिमांड कम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, नो डायरेक्ट लिंक विद एबिलिटी टू पे, ठीक है ना। अनलाइक इनकम टैक्स, इट डज नॉट कंसीडर द पर्संस इनकम लेवल, ठीक है ना। तो इसको नो डायरेक्ट लिंक विद एबिलिटी टू पे, यानी कि अनलाइक इनकम टैक्स, इट डज नॉट कंसीडर द पर्संस इनकम लेवल, तो ये पर्संस की इनकम लेवल पर नहीं लगता है, ठीक है ना, ये गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। अब हमें थोड़ा समरी के तौर पे मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्ट टैक्स आर इजी टू कलेक्ट, भाई कलेक्ट करने में तो बहुत इजी है, कैसे, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, बहुत बड़ा प्लांट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बंदे हैं यहीं पे बैठ जाएंगे, और जैसे ही प्रोडक्शन होगा वहीं से टैक्स कलेक्ट कर देंगे, और फिर वो आगे जाके फिर कस्टमर से आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स आर इजी टू कलेक्ट एंड जनरेट हाई रेवेन्यू, और गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू इससे जनरेट होता है, बट दे आर रिग्रेसिव, है ना, बट ये जो है रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, यानी कि ये गरीब यानी कि पुअर जो लोग होते हैं, और जो रिच लोग होते हैं उन पर भेदभाव नहीं करते। कोई प्रोडक्ट भैया गरीब है चाहे आप अमीर है ना, रिच है चाहे आप पुअर है, सब पे बराबर लगेगा, एंड पुट ए हैवियर बर्डन ऑन द पुअर, और ये जो लोग गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, उन पर एक हैवी बर्डन बन जाते हैं, कौन, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, क्लियर है, क्लियर है ना। अभी देखिए 2 क्वेश्चन हो पाए हैं, ठीक है ना, तो अभी हम चलो देखते हैं क्वेश्चन और कर लेंगे, कर देंगे आपको, ठीक है, अभी और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप चाहें तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे,
तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप बताइएगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आपकी इसकी पीडीएफ भी चाहिए क्वेश्चंस के आंसर्स की, ठीक है ना। तो देखिए आप पहले तो वीडियो देखा करो पूरा, और उसके बाद में कोई बात देखिए अगर कमी है तो बता दीजिए, और मैं आपको बार बार अपना ये कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ, मेरा ही अपना नंबर है, आप इस पर संपर्क करके हमें बता दें। मान लो आप कमेंट बॉक्स में कुछ हमें बहुत बड़ी कमी है, मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है या बहुत सारी चीज़ें आपके लग रहा है कमियां जिनको आप कमेंट्स बॉक्स में नहीं लिख सकते, मैं मानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है हमसे संपर्क करें डायरेक्टली, ठीक है ना, और हमें बताएं जो कमियां हैं हम उनको पूरा करेंगे, जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आप कहेंगे तो, ठीक है ना, अगर आप कहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन तो कम से कम कर लें, शॉर्टली करेंगे, ठीक है ना। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, पर्सन को एक्सप्लेन करो, सप्लाई को और जीएसटी इनको। एग्रीगेट टर्नओवर वैसे मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी इसको बता दूंगा, ध्यान देंगे। एग्रीगेट टर्नओवर को सेक्शन जो हमारा जीएसटी एक्ट है ना उसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में बताया गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर मींस होता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेस टैक्सेबल सप्लाई, जो भी आपने बेचा है टैक्सेबल उसका सबका वैल्यू उसका मूल्य, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्संस हैविंग द सेम पेन, पेन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूट ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस एक्सक्लूडिंग सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटोरी टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस, इनको छोड़ करके, ठीक है ना, इनको छोड़ करके सबका मूल्य टैक्स सहित वो होता है एग्रीगेट टर्नओवर। यानी कि मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में समझा दूं तो एग्रीगेट टर्नओवर पूरे भारत में आपके पेन पर किए गए सभी सप्लाई का योग बिना जीएसटी टैक्स को जोड़े, आपको जीएसटी टैक्स को नहीं रखना है, और आप उसमें इसको भी नहीं रखोगे अगर आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। अब इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूडिंग होगा, टैक्सेबल सप्लाई होगी इसमें इंक्लूड, एग्जेम्प्ट सप्लाई इसमें इंक्लूड होगी, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगर आपने निर्यात किया है वो इसमें शामिल होगी, और इंटर स्टेट सप्लाई इसमें शामिल होगी। रिपीट कर रहा हूं मैं, एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब पता है यहाँ पे क्या गया, ऐसा गुड्स जैसे मान लो आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है ना, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और उस पर कोई ड्यूटी लगती है तो उसको इसमें शामिल नहीं करा जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट्स करते हो एग्जेम्प्ट सप्लाई जिस पर टैक्स नहीं लग रहा तो वो भी इसमें शामिल होगा, इंटर स्टेट सप्लाई भी इसमें शामिल होगी, है ना, ठीक है ना। बट इसमें क्या क्या शामिल नहीं होगा, सेंटर टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटोरी टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस इसमें शामिल नहीं होंगे। समझ आया आप लोगों को, जो डेफिनेशन मैंने बताई आपको फिर रिपीट मैं कर रहा हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर मींस, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऐसी सप्लाई जो उस पर टैक्स लगता है उसका सबका वैल्यू, बट इसमें क्या क्या शामिल होगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ऐसी सप्लाई जो एग्जेम्प्ट है, जैसे मान लो आप जो है अमेरिका को कोई गुड्स सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं और वो एग्जेम्प्ट है, यानी कि जब आप उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर ड्यूटी वगैरह नहीं लग रही है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम
पेन टू बी कंप्यूट ऑन एन ऑल इंडियन बेसिस। इनको सबको आप शामिल करेंगे, लेकिन इसमें आप एक्सक्लूड करोगे क्या क्या? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटोरी टैक्स, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें अगर टैक्स लगा उसको नहीं करोगे इंक्लूड, और इंटीग्रेटेड टैक्स और सेल्स। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है पूरे भारत में आपके पेन पर किए गए सभी सप्लाई का योग, जिसमें बिना जीएसटी टैक्स को जोड़े, उसमें जीएसटी नहीं होना चाहिए, वो सारा टोटल एग्रीगेट टर्नओवर है। ये बात कही गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में, सॉरी 6 में, ठीक है ना, 6 में। अब इंक्लूड क्या क्या शामिल होता है, फिर रिपीट में कर रहा हूं इस बात को। टैक्सेबल सप्लाई शामिल होती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें शामिल होती है, ठीक है, और इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, इसमें शामिल होती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई, अगर मान लीजिए आप जो है ऐसी सप्लाई करते हैं जो एग्जेम्प्ट है, जिस पर जीएसटी लगता नहीं है, उसको भी इसमें शामिल करेंगे, उसकी मूल्य को भी आप उसमें शामिल करोगे, ठीक है ना। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेस सप्लाई, मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने आपने पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस आप कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पे उसका वैसे मैंने एक वर्ड बोला था कि जो एग्जेम्प्ट होती हैं, जिन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है, कस्टम ड्यूटी लगे या ना लगे उसको सबको आप जोड़ोगे, ठीक है ना, जोड़ोगे, ठीक है ना। ये वर्ड मैंने थोड़ा गलत एक्सप्लेन किया, तो इसके लिए तो मैं सॉरी मान कहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा ये रहा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको फॉरेन के लिए आपने माल बेचा है, चाहे उस पर कस्टम ड्यूटी लग रहा है या नहीं लग रहा है, वैसे एक्सपोर्ट करने पर इंडियन गवर्नमेंट कमी लगाती है ना, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इंटरेस्ट, अगर आप जिस यूपी से आपने उत्तराखंड में माल बेच दिया, वो सब जो भी माल बेचा है वो सब किसमें शामिल होगा? एग्रीगेट में शामिल होगा। एक्सक्लूड क्या क्या किया गया है? जीएसटी टैक्स को किया गया है, सीजीएसटी लगा, एसजीएसटी लगा, आईजीएसटी लगा, यूटीजीएसटी लगा, सेज लगा, इसके वैल्यू को आप उसमें शामिल नहीं करोगे। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई है ना, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, तो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई को इसमें नहीं शामिल करोगे। नॉन जीएसटी सप्लाई जैसे कि पेट्रोल, एल्कोहल और फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो इस पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो आप इसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका एग्रीगेट टर्नओवर की बात, ठीक है ना। अब नॉर्मल, देखिए स्टेट हमने दो तरह दो दो टाइप में बांटे हैं। एक तो हमने स्पेशल कैटेगरी के स्टेट में बांट दिया है, और एक है हमारे नॉर्मल स्टेट, ठीक है ना। नॉर्मल स्टेट जैसे कि मतलब स्पेशल कैटेगरी के स्टेट वो हैं जहां जैसे कि हिमाचल पर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये हैं। तो देखिए एग्रीगेट सप्लाई अगर आपकी 40 लाख से कम है, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं, यानी कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो 20 लाख से कम है तो आपको किसकी जरूरत नहीं है? रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि आप सोच रहे हैं कि आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो आपका 40 लाख से कम है, ठीक है ना, और 20 लाख से कम है, तो हाँ आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पर आपको ना बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह, वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी फिर, ठीक है ना। और स्पेशल कैटेगरी की कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति की, किसी भी जो सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स का सेल परचेज करता है, उसका 20 लाख से, अगर गुड्स में डील करता है वो, तो 20 लाख से ऊपर अगर उसकी सेल नहीं होती है, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो 10 लाख से अगर उसकी कम है तो उसको जरूरत रजिस्ट्रेशन की नहीं है। लेकिन अगर इससे ऊपर चली गई तो उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब जीएसटी के तहत जो है, आप कहेंगे पर्सन, पर्सन कौन होता है? इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, डायरेक्ट टैक्स,
उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 बताता है, और यहाँ पर जो बताता है जीएसटी में सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 बताता है कि पर्सन कौन होता है ना। ये जो पर्सन वर्ड है ना, पर्सन पर्सन एक वाइडर टर्म है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? एक इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओपी, ठीक है ना, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो जीएसटी कानून सिर्फ व्यक्तियों पर लागू नहीं होता बल्कि हर तरह की इकाइयों को कवर करता है। इससे आप समझ गए, 8-9 बता दिए हमने आप लोगों को, तो इसको ध्यान रखना है। यानी कि इसने गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। अगर कोई भी वो करते हैं तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट है सप्लाई। सप्लाई क्या है इसको देखेंगे। तो आपको ये पॉइंट क्लियर करा हमने, सप्लाई का रह गया है। सप्लाई क्या है? सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बहुत सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, इनको सबको शामिल किया जाता है। कोई आपने सेल की है, कोई आपने ट्रांसफर किया है, कोई बार्टर का मतलब है लेन देन आपस में, मतलब वो कर लेते ना, जो बार्टर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा वो, है ना। एक्सचेंज किया है, लाइसेंस दिया है, रेंटल किया है, लीज किया है, डिस्पोजल किया है, मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई का मतलब समझ गए। सप्लाई में सब कुछ शामिल है, सेल सप्लाई में शामिल है, ट्रांसफर सप्लाई में शामिल है, बार्टर सप्लाई में शामिल है, एक्सचेंज सप्लाई में शामिल है, लाइसेंस, है ना, लीज, डिस्पोजल, ये सब कुछ कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के उसमें किया गया है। सप्लाई में क्या क्या आता है? सेल, बेचा, अगर आपने बेचना, कपड़े बेचे या कुछ भी बेचा वो सप्लाई में आएगा। ट्रांसफर, ओनरशिप बदल दिया आपने, है ना, वो भी क्या होगा? ट्रांसफर का मतलब होता है ओनरशिप चेंज कर देना। बार्टर का मतलब आप समझ रहे हैं, है ना, बिना पैसे के आप वस्तु बदल लेते हैं वो। एक्सचेंज का मतलब है कि आप वस्तु सेवाओं को आपस में बदल तो लेते हैं लेकिन पहले उसको मनी में मेजर कर लेते हैं, उसको एक्सचेंज बोलते हैं। लाइसेंस, लीज और रेंट, है ना, मकान किराए पर देना, ये सब, तो इस पर भी जीएसटी लगेगा, है ना। डिस्पोजल, फ्री में दिया गया, है ना, जो सप्लाई माना जाता है ना, अगर बिजनेस के कोर्स में है तो ध्यान रखना। डिस्पोजल भी आपने कोई चीज फ्री में दे दी ना तो वो भी सप्लाई का ही पार्ट माना जाएगा, कुछ कंडीशन को छोड़ करके, ये ध्यान रखना। सप्लाई कब मानी जाएगी? किसी पर्सन द्वारा बिजनेस कोर्स में, कोई एक पर्सन हो, पर्सन में कोई भी हो सकता है। कभी आप सोच रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल हो, एचयूएफ भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो 9 जो मैंने बताए। सप्लाई कब मानी जाएगी? किसी पर्सन द्वारा, कोई पर्सन है वो बिजनेस कोर्स में, है ना, भुगतान के साथ, लेकिन कुछ एग्जेप्शन जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बिना कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाती है। कोई एक पर्सन हो, बिजनेस कोर्स हो, है ना, और भुगतान के साथ में, और भुगतान का अगर कुछ ऐसे भी लेन देन है कि जिसमें आप भुगतान भी ले रहे तो भी वो क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी। अब सप्लाई होती है 2 तरह की, एक तो होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी कि राज्य के अंदर सप्लाई होती है, वहां पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। और एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई, राज्यों के बीच में, ये वहां पे लगेगा आईजीएसटी, है ना। और तीसरा होगा एक्सपोर्ट इनपुट सप्लाई। तो 3 तरह की सप्लाई हो गई, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट और एक्सपोर्ट, यानी कि इंटरनेशनली जब आप गुड सर्विस को बेचते हैं। तो सप्लाई मैंने 2 प्रकार की नहीं बोल दी थी, 3 तरह की हो गई ना, मुझे बाद में याद आया, 3 तरह की हो गई ना। एक तो आपकी हो गई जब एक राज्य के अंदर ही हम बेच रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच रहे हैं, फिर हम फॉरेन में भी जाके बेच सकते हैं, उस पर भी जीएसटी लगता है, ठीक है ना, और उसको एग्रीगेट टर्नओवर में भी शामिल किया जाता है। अब जीएसटी इन क्या है? जीएसटी इन जो है एक नेटवर्क है, एक प्लेटफॉर्म है, किसका? जीएसटी पे करने का। अब देखते हैं इसके बारे में। ये एक मतलब एक नेटवर्क है जिसका मतलब काम प्रॉफिट कमाना नहीं है और नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, और भारत सरकार इसे जीएसटी का आईटी बैकबोन बनाने के लिए
स्थापित किया है, ठीक है ना। इसका पोर्टल आप पता होना चाहिए, जीएसटी इनका पोर्टल क्या है, www.gstgovernment, GOV का मतलब गवर्नमेंट है यहाँ पर, .in, ठीक है ना। फंक्शन क्या है जीएसटी इनके, पहले तो रजिस्ट्रेशन इस पे जाके किया जाता है ना। ये जो है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करेगा, है ना, रिटन फाइल करेगा, जीएसटीआर फर्स्ट, जीएसटीआर थर्ड भी, और भी है कई सारे नंबर हैं, ठीक है ना। और टैक्स पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। टैक्स पेमेंट ऑनलाइन, टैक्स पेमेंट इसके थ्रू आप कर सकते हैं। इनवॉइस मैचिंग करेगा, बायर सेलर की इनवॉइस मैचिंग करेगा, ठीक है ना, मैच कर लेगा। अगर आपने किसी को इनवॉइस दिया फिर वो किसी और को देगा ना, तो इनवॉइस को वो मैच कर लेगा, ये ध्यान रखना ऑटोमेटिकली। और कंप्लाइंस मॉनिटरिंग, जीएसटी के रूल के पालन की जांच करेगा कि भाई लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन करेगा, जीएसटी इन, ठीक है ना। जीएसटी इन जीएसटी सिस्टम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इतना आप समझ लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। पर्सन्स लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी एक्ट 2017, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। पता है आप लोगों को, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जब ये अंतिम कंज्यूमर द्वारा उपभोग किया जाता है उस पर लगता है, पे करता है, कर दिया जाता है पहले ही, लेकिन वसूला बर्डन किस पे पड़ता है, लास्ट में जाके। विच इज लेवी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसके ऊपर लागू होता है, सप्लाई होने पर, गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई होने पर, सप्लाई पे लगता है गुड्स सर्विस के, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई पे लगता है, ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट फॉर एनी टैक्सेबल पर्सन, कोई भी व्यक्ति है जिस पर ये टैक्स लगता है, रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट compliance requirement for any taxable persons. The liability for registration is given under section, जो liability है ना, जो दायित्व बनेगा रजिस्ट्रेशन का, भाई किस किस के लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन करना, यही तो बता पूछा गया है हमसे, ठीक है ना। ठीक है ना। पर्सन्स, ये हम डिस्कशन किसका करने लगे पता है, हम करने लगे हैं तीसरे का फर्स्ट का, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूं या नहीं करूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया, मैं बोलता रहा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस प्रोविजन रिलेटिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस का, तो ये क्वेश्चन हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये हु आर लेवी टू गेट themselves रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट 2017, इसका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। किस किस के लिए, यानी कि माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत कौन से व्यक्ति पंजीकृत कराने के लिए उत्तरदायी हैं, लायबल हैं। तो इनको सेक्शंस को ना, इनको पर्सन्स को सेक्शन 22 में बताया गया है कि कौन कौन सेक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ में डिस्कशन करूं तो सेक्शन 22 में बताया गया है, 23 में बताया गया है, ये सब ठीक है। तो बाकी हम कराएंगे कल। अब ये है लेवी, है ना, कलेक्शन कैसे किया जाएगा, किस किसके ऊपर लेवी होगा, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इन दो क्वेश्चनों को कल। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है, ठीक है ना, जो भी हमने क्वेश्चन कितने कराए, देखो पहला क्वेश्चन हमने पूरा, पहला क्वेश्चन यानी कि पहले में दो पार्ट है, दो क्वेश्चन ये और ये, तीन क्वेश्चन हमने किए। और देखिए टाइम तो थोड़ा सा लगता ही है, ठीक है ना, तो समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो 1 घंटे लगभग 10 मिनट की ये वीडियो बन गई।
आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ओवरव्यू तो मैंने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस का दे दिया था, राइट? उसमें भी काफ़ी समय, कम से कम 20 मिनट हमारी निकल गई थी। तो बाकी हमने 50 मिनट में 3 क्वेश्चन यानी कि 15-15 मिनट लगाए, और उतना तो टाइम मिलता है हमें एग्ज़ाम में, 15 मिनट, है ना? तो उतना लगाए, तो वो ज़्यादा भी नहीं था, और फिर हमको आपको समझाना होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, है ना? और अगर अच्छा लगा तो अच्छा-अच्छा कमेंट करिएगा, और अगर कोई कमी लगी है तो मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पे आप हमें बता सकते हैं, राइट? और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।